बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और तीन इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फॉर्म 45 इस हकूमत का पीछा नहीं छोड़ रहा। आज फॉर्म 45 के हवाले से अदालत की जानिब से एक और बड़ा हुक्म सामने आया है और हुकूमत की एक और नशिस्त और सिकंदर सुल्तान राजा का एक और नोटिफिकेशन मुअत्तल हो चुका है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल इस हवाले से मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शहबाज शरीफ को अलविदा का जो पैगाम है वो भिजवा दिया गया है, क्योंकि इमरान खान के अगेंस्ट जितने भी प्लान्स थे वो तमाम के तमाम प्लान्स ना सिर्फ नाकाम हुए हैं बल्कि इस वक्त ताकतवरों की जो बसात थी बिछाई हुई वो भी सारी उलट पुलट हो चुकी है और वो भी इस वक्त सोचने पर मजबूर हैं कि अब अगला कदम क्या उठाया जाए। बहरहाल शहबाज शरीफ को अलविदा का क्या पैगाम पहुंचाया गया है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो दिन ब दिन अपने ही इकदामात में फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। मामला कुछ यूं हुआ कि फेक न्यूज़ के हवाले से गुज़श्ता एक समात के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से मीडिया को लेकर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन असल हकीकत यह है कि फेक न्यूज़ फैलाने का सबब वो खुद बन रहे हैं। मामला क्या है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर भी एक चार्जशीट है, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो फॉर्म 45 वाला मामला है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। हल्का है PS 112। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दोबारा गिनती का जो हुक्म है वो दिया गया था और दोबारा गिनती के बाद ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो जीते थे, लेकिन दोबारा गिनती के बाद इसे पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया गया। अब इसके ऊपर बड़ा एक अदालती जो हुक्म है वो सामने आया है और सिंध हाई कोर्ट ने PS 112 से PTI के रुकने असम्बली सरबुलंद खान की दोबारा गिनती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा गिनती के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा जी PTI के रुकने सिंध असम्बली सरबुलंद खान ने कराची के सूबाई हल्के PS 112 में दोबारा गिनती का जो हुक्म है वो चैलेंज किया था। दरख्वास्त में ये कहा गया था कि 2 माह से असम्बली के इजलास में शरीक हो रहा हूँ। दोबारा गिनती इलेक्शन कमीशन की जानिब से करवाई गई और दोबारा गिनती के बाद क्या हुआ कि ये जो नशिस्त थी वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को दे दी गई और ये असल में मामला हुआ था जो कि उन्होंने चैलेंज किया और उनके हक में ये बड़ा फैसला सामने आया। इसके अलावा जी कवायद के मुताबिक दोबारा गिनती 5% या इससे कम वोटों के फ़र्क पर होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी और PTI के उम्मीदवार के दरमियान जो बर्तरी का फ़र्क था PTI उम्मीदवार का वो 11% था, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती करवाई। और यहाँ पर तो ये भी होता रहा कि PTI ने जिन हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी वहाँ पर तो बड़ा मामूली सा फ़र्क था, उन दरखास्तों को रिजेक्ट किया गया था, लेकिन जहाँ पर 10-10 हज़ार वोटों का फ़र्क था वहाँ पर दोबारा गिनती करवाई गई। तो कुछ तो वो फैसले नोटिफिकेशन भी मुअत्तल हुए हैं और आज ये जो फैसला है दोबारा गिनती का ये भी मुअत्तल हुआ है। इसी तरीके से जी सरबुलंद खान साहब ने यह भी इस्तदा की थी कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करार देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए और इस पर क्या हुआ था जी कि समाअत हुई और फरीक इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर पीपल्स पार्टी को इस दरख्वास्त में बनाया गया था और दोबारा जो गिनती हुई थी उस गिनती के नतीजे में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ को 11,000 से ज़ायद वोट और दोबारा गिनती के नतीजे में PTI के जो वोट थे जी वो तकरीबन कोई 10,000 कर दिए गए थे और इस तरीके से कोई 1,000 के फ़र्क 1-1.5 के फ़र्क से उनको मुखालिफ उम्मीदवार को जीत करार दे दिया गया। लेकिन जो सरबुलंद खान साहब हैं ये पहले कामयाब हुए और असम्बली में भी बैठते रहे। तो बहरहाल एट द एंड ये चैलेंज हुआ और अदालत की जानिब से ये बड़ा हुक्म सामने आया है और इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है इस फैसले को मुअत्तल करार दे दिया गया है, यानी कि इस फैसले के मुअत्तल के साथ ही जो रिजल्ट्स हैं वो भी मुअत्तल ही तस्वुर होंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, एक और अहम अपडेट ये हुई है कि धमकी अमेज़ जो खतूत थे इसकी फ़ोरेंसिक के लिए भिजवाया गया था। इन खतूत को जो जजिस को लिखे गए थे इसकी फ़ोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और इसमें आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक जी महकमा इंसदादी दहशतगर्दी CTT को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फ़ोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है और इसमें आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है
और मौजूदा पाउडर में जो आर्सेनिक की मिकदार है वो 10% पाई गई है। पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज़ायद मिकदार बहुत जहरीली होती है। इसके सूंघने से इंसान के आसाब पर शदीद असर पड़ता है। इसी तरीके से जी दूसरी तरफ CTD ने सब डिवीज़न पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन के लेटर बॉक्स के करीब की जो CCTV फुटेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, वो हासिल कर ली हैं। लेकिन ये जो मशकूक खतूत जो रावलपिंडी पोस्ट के बॉक्सेस थे उसके अतराफ़ में जो कैमरे लगे हुए थे वो ख़राब निकले हैं। तो ये जी एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है और तब जाकर सामने आया कि जब ये लेटर्स लिखे गए और इन लेटर्स के बाद जाकर जब तफ्तीश शुरू की गई इन खतूत के ऊपर तो पता चला जी कि जहाँ से ये पोस्ट हुए हैं लेटर्स वहाँ के इर्द गिर्द के जो कैमरे हैं वही ख़राब हैं। तो कैमरे ख़राब हैं तो कैसे कैमरों में देखा जा सकता है कि ये जो लेटर्स थे वो किस शख्सियत की जानिब से भेजे गए। तो बहरहाल जी ये एक और जो कारनामा है वो सामने आया है। तो ये तो नाज़रीन दो कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी। इसके साथ ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से भी एक अहम तरीन मामला है, एक अहम तरीन कट्टा है वो खुल चुका है। और वसीम मलिक साहब हैं, इन्होंने इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त जो ट्वीट है वो भी की है और ये लिखते हैं जी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम। अच्छा, ये बेसिकली जो केस की समाअत के दौरान चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए थे और मीडिया से सोशल मीडिया को वबा करार देकर कहा था जी कि फ़ेक न्यूज़ इसमें होती है, लेकिन असल में काजी साहब ने खुद कौन सी फेक न्यूज़ दी थी इस केस के दौरान ही जस्टिस जिलानी साहब के हवाले से कि उनके ऊपर सोशल मीडिया का प्रेशर था। तो इस प्रेशर के ऊपर आकर उन्होंने इससे वो पीछे हट गए। वो शरीफ आदमी, इस तरह के रिमार्क्स उनकी जानिब से सामने आए थे। हालांकि जो जिलानी साहब है उनसे जब गुफ्तगू की गई तो उन्होंने ये कहा जी कि ऐसी कोई बात नहीं है और उन्होंने तो बल्कि जो एक लेटर लिखा था उसमें कानूनी वजूहात बयान की थी कि चीफ साहब आपको खुद इस मैटर को देखना चाहिए। तो बहरहाल ये सारी तफसीलात आपके सामने मैं रखता हूँ जी। 2 अप्रैल के रोज़ जनाब चीफ जस्टिस ने मीडिया पर फेक न्यूज़ और सेलेक्टिव रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम लगाया, डॉलर्स कमाने के ताने दिए। जबकि आज के रोज़ साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 3 अप्रैल के खुद नोटिस केस के दौरान कमरा अदालत में दिए गए रिमार्क्स को ही फेक न्यूज़ करार दे दिया। सबसे पहले चीफ जस्टिस के 2 अप्रैल के रोज़ सहाफ़ियों के केस से मुतल्लिक दी गई ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी खबरें चल जाती हैं जो बिल्कुल झूठी होती हैं। क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें करते रहें या तौहीन अदालत के नोटिस दें? किसी पर तौहीन अदालत लगाकर जेल भेजने से हमें क्या मिलेगा? मीडिया को खुद एहतसाबी की तरफ भी आना होगा। ज़्यादा लाइक्स और पैसे कमाने के लिए ऐसी खबरें चलाई जाती हैं, पूरी दुनिया में खबरें तस्दीक के बाद चलाई जाती हैं। जबकि 3 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के ख़त के लिए खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कहना तो नहीं चाहिए पर हर तरफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। तसद्दुक जिलानी पर ज़ाती हमले भी किए गए और सोशल मीडिया पर प्रेशर डाला गया, जिसकी वजह से उन्होंने कमीशन की सरबराही से माजरत की। जिस अंदाज में दबाव डाला गया, मुझे उनका नाम तजवीज़ करके शर्मिंदगी हो रही है। इस पर ज़ाती हमले भी हुए। कौन शरीफ आदमी ये बर्दाश्त करता है? जो प्रेशर की बात की जा रही है ना, ये भी एक किस्म का प्रेशर है। मुझे समझ नहीं आता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जब इस तरह के ज़ाती हमले होंगे शरीफ आदमी तो जवाब नहीं देगा। तो ये चीफ साहब ने भरी अदालत में रिमार्क्स दिए थे और ये बताया था कि जिलानी साहब इसलिए पीछे हट गए कि उनके ऊपर प्रेशर था। और साथ ही साथ इसी समाअत में उन्होंने फेक न्यूज़ पर भी बात की और कहा जी कि देखें जी, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, दूसरे ममालिक में तो ऐसा नहीं होता, उसकी तस्दीक के बगैर खबर नहीं चलाई जाती, लेकिन अपने रिमार्क्स में काजी साहब जो हैं वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। कैसे? आज के रोज़ तसद्दुक जिलानी ने सीनियर सहाफ़ी महर बुखारी साहिबा के साथ गुफ्तगू में चीफ जस्टिस के अपने मुतलिक दिए रिमार्क्स को ही फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा कि मैं किसी प्रेशर में नहीं था, ना कोई घबराहट थी, ना कोई डर था। अगर कोई प्रेशर था मुझ पर तो मेरे ज़मीर का था। मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं, मैं रिटायर्ड होने के बाद भी खुद को अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद समझता हूँ। महर बुखारी के मुताबिक वो कमरा अदालत नंबर 1 में अपने मुतलिक दी गई ऑब्जर्वेशन पर परेशान ज़रूर थे। तो उल्टा जी तसद्दुक जिलानी साहब ने ना सिर्फ तरदीद की बल्कि क्या किया जी कि जो चीफ साहब के रिमार्क्स थे उन पर वो परेशान थे। अब फेक न्यूज़ दरअसल कौन और क्यों फैलाता है, हकीकत देख लीजिए कि जब तसद्दुक जिलानी ने अपने ख़त में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अदलिया की आज़ादी के हवाले से बतौर अदलिया के सरबराह के अपनी बुनियादी जिम्मेदारियाँ अदा करने की याद दहानी कराई, तो चीफ जस्टिस ने वो जिम्मेदारियाँ अदा करने के बजाय
सोशल मीडिया और सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। तो ये जी चीफ साहब हैं जो कि रोज़ ब रोज़ मज़ीद एक्सपोज होते जा रहे हैं। इसी तरह से मतीउल्लाह जान साहब ने भी एक ट्वीट करते हुए, एक बयान देते हुए कहा जी कि अब क्या सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल डॉलरों के लिए फेक न्यूज़ नहीं फैला रहा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने ख़त में वाज़े तौर पर कमीशन से दस्तबरदार होने की वजह आइन और कानून बताई है और सोशल मीडिया का दबाव उन्होंने नहीं बताया। तो क्या यूट्यूब के ऊपर ये जो समाअत थी वो बराह रास्त नशर हुई थी, तो क्या आपका काजी साहब जो यूट्यूब चैनल है ये तो असल में वही फेक न्यूज़ फैला रहा है। फिर इसी तरह से जी जो फॉर्म 45 वाला मामला है, इस मामले के ऊपर अहमद बिलाल महबूब साहब में उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बयान सामने आया है और पिल डॉट की तहकीकात की एक जो रिपोर्ट है वो उन्होंने हवाला देते हुए कहा है जी कि पिल डॉट की तहकीकात के मुताबिक NA 128 में सलमान अकरम राजा के लिए तकरीबन 57,000 जो वोट हैं सलमान अकरम राजा के वो कम हुए। अगर ऐसा ना होता तो सलमान अकरम राजा तकरीबन 43,000 वोटों के फ़र्क से जीते हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब सामने आ रही हैं। और आगे चलते हुए नाज़रीन शहबाज शरीफ के हवाले से भी आपको एक ख़बर देता चलूँ जी। हुकूमत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और पहले तो खाली जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह थे जो कि बड़े खुलकर इस हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा था जी कि हमारी हुकूमत नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती की हुकूमत है, ज़बरदस्ती बनाई गई है, ओन नहीं कर रहे थे इस हुकूमत को। और अब उनके बाद क्या हो रहा है कि हुकूमत के ही अंदर से मज़ीद लोगों की जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं इस हुकूमत के ही अगेंस्ट, अपनी ही हुकूमत के अगेंस्ट, और वो ख़ुद ये हुकूमत नहीं करना चाहते। राऊफ हसन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये हुकूमत अब इक़्तिदार छोड़ना चाहती है। उनको नज़र आ गया है कि मामलात कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये जी उन्होंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर किया और बताया जी कि ये हुकूमत के अंदर से अब ये आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं कि ये लोग हुकूमत अब नहीं करना चाहते, हमें ये जो हुकूमत है वो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हालात जा रहे हैं और जो कुछ हमने सोचा था, जो कुछ प्लानिंग की थी और मुसलसल प्रोपेगेंडा भी किया गया कि इमरान खान तो 2 दिन जेल में नहीं गुजार पाएगा, लेकिन इमरान खान तो डट गया है और अब दूसरी तरफ इनको हाथ पांव लग गए हैं क्योंकि इनकी जो सारी की सारी प्लानिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब इनको ये समझ नहीं लग रहा कि अब आगे क्या किया जाए। आखिर में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जजिस के लेटर वाले मामले पर फुल कोर्ट बनाने का भी मुतालबा किया जा चुका है और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद ज़ुबैरी और दीगर 5 वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये एक अहम तरीन दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। वैसे तो काजी साहब ये कह चुके हैं कि फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि 7 जजेस ही सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल थे, यानी कि अगर सारे जजेस होते तो फुल कोर्ट बन जाता। और उन्होंने ये भी कहा कि सारे जजेस जब आ जाएंगे, शेड्यूल देखा जाएगा, फिर उसके बाद फुल कोर्ट के ऊपर भी जो मुशावरत है वो होगी और अंदिया दिया था कि फुल कोर्ट बनाई जाएगी। तो साथ ही एक दरख्वास्त भी इंपॉर्टेंट आ गई है, इसमें यह कहा गया है जी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कायम करदा इंक्वायरी कमीशन को गैर कानूनी करार दिया जाए। खैर वैसे अब इंक्वायरी कमीशन तो ख़त्म ही हो गया अमली तौर पर, जिलानी साहब ने तो माजरत कर ली है। बहरहाल फिर भी ये दरख्वास्त सामने आई है और हो सकता है कि अगर उन्होंने माजरत की है तो कमीशन का फ़ैसला तो अपनी जगह पर कायम है कमीशन बनाने का, तो हो सकता है कि कोई और शख्स को तैनात कर दिया जाए। लेकिन खैर चूँकि अभी समाज चल रही है तो अमली तौर पर कमीशन को तस्वुर किया जाए कि वो ख़त्म ही है। बहरहाल दरख्वास्त मज़ीद उन्होंने कहा है कि इंतज़ामिया और खुफिया इदारों को अदलिया में मुदाखलत करने से रोका जाए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जजिस को ब्लैकमेल किए जाने और दबाव डाले जाने की सूरत में गाइडलाइंस जारी करे। 6 जजिस से कबल जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी इल्ज़ाम लगाए थे मामले की भरपूर तहकीकात ज़रूरी हैं। इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला फुल कोर्ट इजलास या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का नहीं बल्कि चीफ जस्टिस और इंतज़ामी सरबराह के दरमियान मुलाकात के बाद कमीशन बनाने का ये फ़ैसला हुआ था। इसी तरह से उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट एलामिया से भी पता चला है कि मामले को तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत के सपुर्द करने पर जजिस के दरमियान इत्तफाक राय नहीं था। वफाकी हुकूमत और इंक्वायरी कमीशन बनाना अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात को कंप्रोमाइज़ करने के मुनाफी है। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील अदलिया की आज़ादी और हसूल इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। तो बहरहाल जी ये मुतालबा है जी। आबिद ज़ुबैरी जो हैं वो साबिक सदर भी हैं बार के। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, अपडेट्स थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।